Hello, my name is Prem Sudhani and today we are going to discuss the issue of Afghanistan। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। क्यों डिस्कस करने वाले हैं हम? क्योंकि तालिबान जो है वो पूरी तरह से कैप्चर करने जा रहा है अफगानिस्तान को आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि तालिबान किस तरह से कैप्चर कर रहा है। बहुत सारे जो काउंसुलेट्स हैं उनको बंद करना पड़ रहा है काफ़ी सारे देशों को, और इंडिया जो है उसको बोला जा रहा है कि इंडिया इज़ नाउ द सेकेंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री आफ्टर अफगानिस्तान अगर विड्रॉल हो जाता है तो, और ये होने वाला भी है। हम देखेंगे कैसे, तो इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा ये कितना एरिया कैप्चर कर चुका है। दैट डार्क रेड एरियाज, ये हैं द कैप्चर्ड एरियाज बाय दिस तालिबान एंड दीज आर ऑल्सो द कंटेस्टेड एरियाज। मतलब यहाँ पे बैटल चल रहा है बिटवीन अफगानिस्तान फोर्सेज एंड तालिबान, बट इट इज़ ऑलमोस्ट इन कंट्रोल ऑफ तालिबान। ओके, एंड ये जो एरियाज हैं, जो इतना सा एरिया आपको दिख रहा होगा, दीज ब्लू एरियाज, दीज आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ अफगान गवर्नमेंट। इसका मतलब जो ये तालिबान है 1994 से स्टार्ट होके 2021 में अगर देखें तो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग मोर देन 85% ऑफ द एरिया ऑफ अफगानिस्तान, है ना। तो दिक्कत ये है कि इनका जो स्टैंड है दैट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ स्टांच स्टैंड है, और इनकी जो सोच है वो ये है कि पूरी तरह से शरिया लॉ अप्लाई करना चाहिए हमें यहाँ पे। यानी कि शरिया लॉ क्या होता है, जिसमें अभी तालिबान ने जब कैप्चर किया है तो वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया अप्लाई करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेमेन को या गर्ल्स की थोड़ी सी फ्रीडम को कम कर देना, स्कूल में नहीं भेजना, एंड टिपिकल जैसे मदरसा वाले स्कूल्स को प्रमोट करना। तो इस तरह के जो स्टैंड है, ये इनका स्टैंड है, तालिबान का ऑफिशियल स्टैंड। तो तालिबान जो है, ये वर्ड है तालिबान बना है तालिब वर्ड से। तालिबान मीन्स मतलब होता है कि स्टूडेंट्स, एंड दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ मदरसा, मतलब जो टिपिकल मदरसा के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था तालिबान वाला। तो इसी कारण इसको बोला जाता है तालिबान, और इसी कारण इनकी जो सोच है ये यही है, शरिया लॉ को अप्लाई करना है। ओके, तो ये था, हमने देखा कैप्चर्ड, कितना एरिया कैप्चर कर दिया है इन्होंने। अब हम बात करते हैं अबाउट अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान की क्या ज्योग्राफी है, क्या हिस्ट्री है, और कैसा यहाँ पे डेमोग्राफी है। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आप ये देखिए, इधर इसके तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ एशिया से, है ना। तो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हम बात करने वाले हैं इसमें। टू कनेक्ट द सेंट्रल एशिया, हमारे को अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के बिना सेंट्रल एशिया कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। द ओनली वे पॉसिबल इज़ ईरान के थ्रू हम जा सकते हैं, बट दिस इज़ द ज्योग्राफी ऑफ दिस अफगानिस्तान। और दूसरा कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज कर्स्ड विद इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वही इसके लिए मुसीबत का कारण है। क्यों है? क्योंकि दिस इज इन बिटवीन दिस सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, है ना। प्लस यहाँ से ही आपका यूरोप का कंट्रोल आता है। तो ये जो है काफ़ी मिनरल रिच एरिया है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ द ज्योग्राफी ऑफ अफगानिस्तान। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री अगर देखें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान हमेशा से ही डिस्टर्ब रहा है। चाहे वो हम बात करें जब ब्रिटिश इंडिया हमारे यहाँ पे था, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे हमारे यहाँ, तो रशिया एंड ब्रिटिशर्स जो थे उनके बीच में जो स्ट्रगल चलता था, दैट वाज द बफर स्टेट। अफगानिस्तान जो था यहाँ पे आके ये थमते थे, है ना। तो ये बफर स्टेट के रूप में काम करता था। द फर्स्ट वन वाज दिस वन। द सेकेंड वन वाज जब यूएसएसआर हो और यूएसए के बीच में स्ट्रगल चल रहा था 1979 में, तो तब भी यही वाला एरिया था जिसमें ये बहुत बड़े लेवल पे बैटल चल रहा था। तो जो अफगानिस्तान है दैट वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट गेम हमेशा यहाँ पे चलते रहते थे। एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इट्स स्टेट, कि ये हमेशा बफर स्टेट के रूप में ही रहेगा, फुल फ्लेज्ड नेशन ये कभी नहीं रहा है। अगर ये देखेंगे आप तो इधर की तरफ रशिया होता था इसके, और इस तरफ अगर हम बात करें तो पूरा ब्रिटेन हमारे इंडिया को कंट्रोल करता था। तो ये जो है बीच में जो है ये होता था बफर स्टेट, मतलब दोनों ही जो पावर्स हैं इनके बीच में बैलेंस रखने का एरिया, ठीक है। तो जो भी बफर स्टेट्स होते हैं उनकी जो फ्रीडम होती है, उनकी जो सॉवरेनिटी होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय दीज टू नेबरिंग कंट्रीज, ओके, ब्रिटिश एंड
जैसे रशिया है, ऐसे ही अगर आप नेपाल के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो दैट सॉवरेनिटी ऑफ द नेपाल इज डिसाइडेड बाय इंडिया एंड द चाइना एज, मतलब जब तक वो चाहते हैं तब तक ही नेपाल शांति में है, अदरवाइज वो भी ऐसे ही डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सो दिस इज द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द अफगानिस्तान। अब अगर हम बात करें कि इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, मतलब वहाँ पे डेमोग्राफी क्या है, कौन कौन से यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो रहती है पश्तून की। पश्तून एक ट्राइब है, पश्तून्स अराउंड 42% है यहाँ पे पश्तून्स। फिर इसके बाद तजिक्स हैं, तजिक्स अराउंड 25% प्लस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हज़ारा कम्युनिटी भी यहाँ रहती है, हज़ारा रहती है, ये सेंट्रल अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो दिस पार्ट में, ये वाले पार्ट में रहते हैं आपके हज़ारा, दिस इज डोमिनेटेड बाय दिस तजिक्स। एंड ये जो एरिया है, दिस एरिया जो नेबरिंग टू पाकिस्तान है, इसमें सारे रहते हैं मोस्टली पश्तून ट्राइब्स, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो है उसमें ये 3 मेन है, इसके अलावा शरिया भी रहते हैं यहाँ पे, प्लस तजबेक के अलावा उज्बेक भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेमोग्राफी ऑफ दिस अफगानिस्तान, राइट। अब अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय आउटर पावर्स, है ना, बाहर की पावर से ही नहीं है, बल्कि इनके बीच में इंट्रा अफगान वॉर भी चलता रहता है बिटवीन दीज पश्तून्स एंड बिटवीन दीज ताजिक्स, ये भी हमेशा इसके अंदर चलता रहता है, इसलिए सिविल वॉर की कंडीशन यहाँ पे हमेशा से बनी रहती है। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की इकोनॉमी में क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे जो लैंड है दैट इज ओनली 12% ऑफ दैट लैंड एरिया इज कल्टिवेबल, लैंड एरिया इज कल्टिवेबल, यानी कि वहाँ पे बस फसलें उगाई जाती हैं। 12% ऑफ दिस लैंड का पूरी जो एरिया है उसमें इतना ही होता है। इसके साथ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी हैं, बट द थिंग इज कि यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, तो ये इशू है यहाँ पे। अब अगर बात करें तो फिर यहाँ पे इकोनॉमी चलती कैसे है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा रोल है उनका, जैसे रिसोर्सेज में हमने देखा यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी हैं, वो तो है ही। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपियम जो है उसका ट्रेड होता है, प्लस यहाँ पे अंडर डेवलप्ड होने के कारण यहाँ पे टेरर का जो है एक तरह से ट्रेड होता है, राइट। एंड तो ओपियम ट्रेड, इलीगल ओपियम ट्रेड, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमी अगर हम बात करें तो कुछ खास ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अफगानिस्तान, एंड ओनली 12% ऑफ द एरिया ऑफ दिस अफगानिस्तान इज कल्टिवेबल, ठीक है। तो इकोनॉमी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, चाहे वो हम देखें जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस या जियो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, या फिर हम देखें जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, तो ये 2 तरह से हम समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द अफगानिस्तान, दिस इज द पाकिस्तान, ओके, एंड दिस इज इंडिया। तो इंडिया जो है उसके लिए 2 तरह की इसके पास इंपॉर्टेंस हो जाती है जियो स्ट्रेटेजिक। पहली होती है एक्सटर्नल फ्रंट पे। व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फ्रंट, तो व्हाट वी कैन डू, हम पाकिस्तान को कंटेन कर सकते हैं। तो टू कंटेन द पाकिस्तान, टू कंटेन द पाकिस्तान, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर हम अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं, अगर इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ जाती है, तो वी कैन कंटेन पाकिस्तान फ्रॉम दोनों साइड से हम उसको कंटेन कर सकते हैं, सैंडविच कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सटर्नल फ्रंट, है ना। यानी कि हम अपना क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम और टेक्निकल भाषा में बोलें तो थिएटर ऑफ वॉर कैन बी शिफ्टेड टू फ्रॉम जम्मू कश्मीर से, जो लड़ाई चल रही है हमारी पाकिस्तान के साथ, वो अब हम शिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है तो, राइट। सो दिस इज द एक्सटर्नल इंपॉर्टेंस, एक्सटर्नल फ्रंट पे इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें इंटरनल फ्रंट पे, तो व्हेन इट कम्स टू इंटरनल फ्रंट, तो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर इज थोड़ा डिस्टर्ब, ओके। तो जब जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब है, अगर अफगानिस्तान में कंट्रोल आ जाता है तालिबान का, तो तालिबान जो है उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट है, आई कैन से डायरेक्ट सपोर्ट है पाकिस्तान की। तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर के जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस कारण से क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी अंडर द डेंजर, है ना, और ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी। तो दिस इज द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस अफगानिस्तान।
हम इससे दोनों ही तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रंट पे भी और इंटरनल फ्रंट पे भी। ओके ना, अब अगर हम दूसरी बात करें कि जियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, तो जियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हमारे बहुत सारे देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो हमें कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से, एंड सेंट्रल एशिया इज वेरी मिनरल रिच, है ना, मिनरल रिच है। दूसरा, हम यहाँ से पूरे एशिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट है ना। थर्ड, जो अफगानिस्तान है उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, और हम खास करके जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करें, हाजी काक माइंस हैं जहाँ से इंडिया काफ़ी ज़्यादा मिनरल इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीकेंड से तापी जो लाइन निकलती है हमारी, तापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आती है, वो भी यहीं से गुजरती है। तो वी कैन कंक्लूड दैट कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है अफगानिस्तान की, खास करके जब हम बात करें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी को लेके, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अफगानिस्तान कैसे जियोपॉलिटिकली इंडिया की हेल्प कर सकता है, तो अगर हम बात करें कि इंडिया कैन बी प्रोजेक्टेड एज ए सॉफ्ट पावर, है ना, इंडिया को सॉफ्ट पावर अगर प्रोजेक्ट कराना है खुद को, तो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने में अफगानिस्तान में हम अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहे हैं, तो दैट कुड बी अ वन पॉइंट, राइट। द सेकेंड फ्रंट पे हम बात कर सकते हैं, इंडिया जो है वो पुश कर रहा है CCIT को, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, है ना, या फिर हम बात करें सार्क की, सार्क ग्रुप की, तो उसमें अफगानिस्तान जो है CCIT में इंडिया को सपोर्ट कर सकता है। सार्क में इसकी जो रोल है ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन जगह पे हम इसका यूज ले सकते हैं, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमने बात करी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। नाउ अगर हम देखें नेक्स्ट, तो इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। हम जो है इसके साथ अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन कर चुके हैं 2011 में, जिसके तहत हम उसको ना सिर्फ डिफेंस में सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी में तो ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, दिस इज द सलमा हाइडल प्रोजेक्ट, हमने बनाया है ये इंडिया ने। दूसरा, यहाँ की इनकी जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने बनाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ट्रांसमिशन लाइंस देख सकते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे इंडिया इसमें हेल्प कर रहा है। दिस इज द मोस्ट फेमस रिंग रोड ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज, यहाँ से आप देखेंगे तो ये कंधार होता हुआ जो है अफगानिस्तान में अंदर रिंग रोड है, ये भी इंडिया काफ़ी हेल्प करता है। प्लस जरांज डेलाराम हाईवे जो है ईरान अफगानिस्तान को कनेक्ट करने का तरीका, जो इंडिया ढूंढ रहा है कि कैसे वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस अफगानिस्तान एंड ईरान, तो वो भी इंडिया यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो कुल मिला के इंडिया का बहुत सारा स्टेक है, एज अ सॉफ्ट पावर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो हमारा बॉलीवुड हो, चाहे फिर हम इंडिया वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट वहाँ पे फाइनेंस कर रहे हो, चाहे वहाँ पे बात करें हम सेल के प्लांट्स की, सेल जो स्टील प्लांट है वो भी वहाँ पे हमने लगाए हैं। इसके साथ ही साथ हम आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डील जो हमने साइन करी, उसके बाद हम डिफेंस में भी अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, और सबसे बड़ा स्टेक है कि अगर इंडिया ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं रखा, यानी कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान लेड तालिबान आ जाता है, तो दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया कि हमेशा से अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इज अ कर्स फॉर अफगानिस्तान। मतलब अगर आप देखेंगे, दिस इज द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, एंड यहाँ पे अगर अफगानिस्तान है, दिस इज द अफगानिस्तान, दिस इज इंडिया। तो इसकी जो लोकेशन है, अफगानिस्तान की लोकेशन इज बिटवीन दिस सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया के बीच में। यहाँ पे देखिए साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग द एशिया। यहाँ से आप यूरोप पहुँच सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक लोकेशन, अफगानिस्तान हमेशा से डिस्टर्ब ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़े ग्रेट गेम्स चलते थे। इनको ग्रेट गेम्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बड़ी पावर्स हमेशा बैटल में ही लगी रहती थी, हमेशा वो वॉर में ही इंडल्स रहती थी, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान का मेन कारण है। इस ग्रेट गेम में हम खास करके दो गेम अगर देखें, तो पहला गेम था ब्रिटिश एंड USSR के बीच में,
जब वो क्या करते हैं, जब भारत ब्रिटिश जो होती है, ब्रिटिश इंडिया भारत में होती है, ब्रिटिश इंडिया का पूरा हमारे यहाँ पे साम्राज्य होता है ब्रिटेन का, तो यूएसएसआर और इनके बीच में अफगान को बफर स्टेट बना के इनको थोड़ी सी शांति रखी जाती है। इसके बाद हम दूसरा फेज देखेंगे, उसमें यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में जो बैटल ग्राउंड होता है, दैट वाज आल्सो द अफगानिस्तान। तो कुल मिला के जो बाहर की पावर हैं, फॉरेन पावर्स हैं, दे आर एक्चुअली कंटेस्टिंग इन द अफगानिस्तान ओनली। और अफगानिस्तान का जो नेचर है, दैट ट्राइबल नेचर ऑफ अफगानिस्तान जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सरदार हैं जो आपस में भी लड़ते हैं और जो एक तरह से लड़ाके हैं, तो उनको ये लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं और यही आपस में लड़ते रहते हैं। ओके, सो ये है अफगानिस्तान का कि कैसा इसमें हमेशा से रहा है, कैसे ये प्लेयर खेलते रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम देखें कि कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं अफगान पीस प्रोसेस में, सो कॉल्ड पीस प्रोसेस में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए यहाँ पे बड़ा प्लेयर है। और यूएसए जो है वो कैसे आया, इसके पीछे हमें जाननी पड़ेगी तालिबान की हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूएसएसआर was controlling this अफगानिस्तान till 1979, और जब 1979 आता है तो यहाँ पे यूएस क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो एक तरह से टेरर फैक्ट्री है ना, तो वो उससे आप क्या कर सकते हो, प्रॉक्सी वॉर के लिए लोग हायर कर सकते हो, टेररिस्ट हायर कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पाकिस्तान, यूएस जो है वो क्या करता है, एक्चुअली इनसे प्रॉक्सी वॉर के लिए हायर करता है कुछ लोग, जिनका नाम होता है, ये बनाते हैं मुजाहिदीन। ओके, और ये मुजाहिदीन जो है ये बैटल स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट यूएसएसआर जो है उसको यहाँ पे फाइनली ये हरा देते हैं मुजाहिदीन। और यही जो मुजाहिदीन होते हैं ये स्टूडेंट्स होते हैं, इस्लामिक स्टूडेंट्स होते हैं। बाद में 1994 में ये खुद अपने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसको बोलते हैं ये लोग तालिबान। ठीक है, जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट वाज द तालिबान। एंड यूएस जो है उन्होंने ही क्रिएट किया है एक्चुअली इसको। तो दिस वाज द मुजाहिदीन, एंड मुजाहिदीन ने बैटल लड़ा था यूएसएसआर के खिलाफ, और फिर ये 1994 में बन जाते हैं तालिबान। तो यूएसए का अगर हम यहाँ पे स्टैंड देखें तो यूएसए ने क्या किया है, खुद क्रिएट किया है एक्चुअली, और यूएसएसआर को हराने के लिए ये यूएस एंट्री लेता है अफगानिस्तान में। इसके बाद क्या होता है, द सेकंड थिंग व्हाट यूएसए डिड, टेरर फाइनेंसिंग में इसका स्टार्ट हो गया रोल। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, मुजाहिदीन है, इनको आपको क्या देनी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूएसए क्या करता है, ओपीएम कल्टीवेशन करा के, और ओपीएम जो ट्रेड है उसमें ये इंडल्ज हो जाता है, चाइना को ओपीएम बेचना या फिर दूसरी कंट्रीज को ओपीएम बेचना, जिससे जो पैसा आता था वो ये क्या करता था, एक तरह से इन मुजाहिदीन के पीछे लगाना। ठीक है, तो ये तालिबान का जो क्रिएशन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूएस की इनडायरेक्ट सपोर्ट है, प्लस पाकिस्तान तो डायरेक्ट सपोर्ट है ही। अब अगर हम बात करें कि दोहा डील और इसकी क्या हुई है, यूएसए एंड इसकी दोहा डील, उससे पहले हम बात करते हैं कि तालिबान और यूएस के बीच में क्या रहा। तो यहाँ तक हमने देखा 1994 में तालिबान आ जाता है, और 1996 में तालिबान जो है वो पूरी तरह से कैप्चर करने लगता है अफगानिस्तान को। ठीक है, और वो रूल करने लगता है। बट इट वाज द ईयर ऑफ 2001 जब ओसामा बिन लादेन, अलकायदा सपोर्टेड, वो और तालिबान मिलके क्या कर देते हैं, 9/11 का इंसिडेंट करते हैं जिसमें वो यूएस के ऊपर अटैक करते हैं। एंड आफ्टर दैट अटैक ऑफ 9/11 यूएस जो है वो अफगानिस्तान को बोलता है, तालिबान को, कि भाई सरेंडर कराइए आप इसका, लादेन का, अदरवाइज हम इन्वेड करने वाले हैं। तो आफ्टर 9/11 क्या होता है कि यूएसए जो है वो क्या करता है, इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, इन्वेडेड द अफगानिस्तान। ओके, इन्वेडेड द अफगानिस्तान, और फाइनली ये क्या करते हैं, लादेन को मार डालते हैं, वो ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान को ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाटो फोर्सेस, ये क्या कर देते हैं, पावर से बाहर हटा देते हैं। जो सत्ता इसने तालिबान ने हथियार रखी थी उसको ये निकाल देते हैं, पावर से आउट कर देते हैं। लेकिन तालिबान अभी भी अपना ग्राउंड नहीं खोया था, तालिबान अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, है ना, लड़ रहा था कंटिन्यूअसली, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ ऑल आउट मैनी कंट्रीज, है ना, जिसमें पाकिस्तान तो सबसे ऊपर है। तो ये जो है तालिबान जो है, यूएसए तालिबान के पीछे इस तरह से पड़ता है। और उसके बाद
जब फाइनली 1914 आता है तो तालिबान के लिए यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई अब हम अफगानिस्तान से बाहर धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका फिर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है तालिबान का, और फाइनली अभी एक डील हुई है दैट वाज हैपेंड ऑन 29th of February 2020, जिसमें दोहा डील में यूएसए ने कहा कि हम अफगानिस्तान छोड़ के जाने वाले हैं, एंड बदले में तालिबान ने भी कुछ वहाँ पे बातें मानी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अफगानिस्तान जो है उसमें हम शांति से गवर्नमेंट बनाएंगे, एंड द लैंड ऑफ अफगानिस्तान, द सॉयल ऑफ अफगानिस्तान विल नॉट बी यूज्ड इन टेरर स्पेशली अगेंस्ट अमेरिका, हम नहीं होने देंगे, एंड अफगानिस्तान में हम एक शांति की सरकार बनाएंगे। बट द स्टैंड ऑफ दीज तालिबानीज इज़ वेरी बहुत ही स्टार्क है, और ये पूरी तरह से शरिया बेस्ड लॉ लगाना चाहते हैं और शरिया की शर्तें लगाना चाहते हैं अपनी कंट्री में। तो ये एक तरह से वन साइडेड डील थी, जिसमें तालिबान ने बहुत ज़्यादा शर्तें रखी थी कि भाई यूएसए आपको जाना होगा, हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको छोड़ना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक और इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था बिटवीन अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो अभी है प्लस तालिबान। तो इनमें भी यही हुआ कि हम आगे जाके एक आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे और पीसफुल सॉल्यूशन निकालेंगे अफगानिस्तान में। सो दिस वाज द डील दैट टुक प्लेस ऑन दिस 29 फरवरी 2020, जिसके तहत जो है यूएसए यहाँ से जाने वाला है। तो दिस इज द स्टैंड ऑफ यूएसए हेयर। अगर ये बात करी हमने यहाँ पे रशिया को कैसे कंटेन किया, तो यूएसए इज ऑल्सो कंटेनिंग इन द सेम वे टू चाइना ऑल्सो। तो चाइना का ये जो प्रोविंस है दैट इज जिनजियांग, तो इसमें एक कास्ट है दैट इज उइगुर मुस्लिम्स। उइगुर मुस्लिम्स, तो उइगुर मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे चाइना जो है उसके लिए डिस्टरबेंस का कारण है, और इनको कंटिन्यूअसली चाइना सप्रेस करता है। और यूएस क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दीज तालिबानीज एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाकिस्तान, वही प्रॉक्सी अपने मिलिशिया यहाँ पे इम्प्लांट करने की कोशिश चल रही है, जिससे क्या है चाइना भी डिस्टर्ब रहे और चाइना एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जो है जा रहा है, उसको थोड़ा सा कंटेन किया जा सके। इसके साथ ही साथ अगर ये एरिया डिस्टर्ब रहेगा तो चाइना का OBOR प्रोजेक्ट जो है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज हाउ यूएसए इज ऑल्सो कंटेनिंग द राइज ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना को भी ये इस तरह से कंटेन कर रहा है। तो दिस वाज द यूएसए's स्टैंड, है ना, अफगानिस्तान में यूएसए क्या कर रहा है। नाउ विल सी व्हाट इज द रशियाज स्टेक ऑन इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो रशिया का क्या स्टेक है ये हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें रशिया के स्टेक की, तो रशिया की जो इकोनॉमी है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस। उसके पास जो है वो है ऑयल एंड गैस इकोनॉमी, ओके, ऑयल एंड गैस इकोनॉमी। तो ऑयल एंड गैस जो है इसके जो रीजन है खास करके दिस इज चेचन्या रीजन, चेचन्या एंड दागिस्तान। तो चेचन्या एंड दागिस्तान जो रीजन है इसमें से बहुत सारी ऑयल लाइंस निकलती हैं, है ना, ऑयल पाइपलाइंस निकलती हैं। एंड ऑयल लाइंस निकलने के कारण यूएस को ये भी पता है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें चेचन्या एंड दागिस्तान को, तो रशिया विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो वही सेम प्रॉक्सी लिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हेल्प से प्रॉक्सी मिलिशिया उठाए, एंड दीज मिलिशियास आर नो वन बट द तालिबानीज ओनली। तो ये तालिबानीज इस एरिया में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए हैं। तो रशिया जो है वो अफगान पीस प्रोसेस में क्यों शामिल है, बिकॉज रशिया वांट्स कि तालिबान जो है वो यहाँ पे पीसफुल मैनर में हमारा जो रीजन है इसको रहने दे, है ना। वहाँ पे अगर तालिबान आ जाए तो ये वाला हमारा एरिया ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो दैट इज़ द रशियाज स्टेक इन अफगानिस्तान। तो रशिया इसलिए यहाँ पे शामिल है पीस प्रोसेस में, ओके। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो दैट इज चाइना। तो चाइना का क्या स्टेक है, चाइना का सिंपल स्टेक है कि दैट उइगुर मुस्लिम्स जो हैं ये तालिबानी इनको सपोर्ट ना करें। जो उइगुर में यहाँ पे मिलिशिया ग्रुप्स एक्टिवेटेड हैं उनको तालिबान मदद ना करे, इसलिए तालिबान को क्या करो पहले से ही आप अपने पास कर लो, ठीक है, अपने फेवर में कर लो। तो दिस इज द चाइनाज स्टेक। एंड द सेकेंड स्टेक इज कि चाइना चाहता है कि उसका जो इनिशिएटिव है दैट इज CPEC इनिशिएटिव जो पाकिस्तान से होके जा रहा है,
उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो और अफगानिस्तान से भी कनेक्टिविटी बन पाए। इसके साथ साथ OBOR प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, उसमें भी कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आसपास जो रीजनल एरियाज़ हैं इसमें स्टेबिलिटी हो, तभी वो आपकी कनेक्टिविटी में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। ये सारा प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपका पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड हो रीजन, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट भी इसका डिस्टर्ब रहेगा। तो चाइना का जो स्टेक है वो ये है, ठीक है। इसके साथ ही अगर OBOR कंप्लीट होगा तो वो पूरी तरह से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप, इनकी मार्केट को भी टेप कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द स्टैंड ऑफ चाइना एंड व्हाई दिस चाइना इज देयर इन दिस पिक्चर ऑफ पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर की तो दैट इज इंडिया। हमने देख ही लिया था इंडिया का क्या है, इंडिया का स्टेक क्या है। तो इंडिया जो है वो द मेन स्टेक ऑफ इंडिया इज नंबर 1 सिक्योरिटी। अगर हम इंडिया की बात करें, नंबर 1 इज सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। हमने देखा कि अगर यहाँ पे आपको पीस बनाए रखनी है अपने इंडिया में तो यू हैव टू कंटेन द पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, कंटेन द पाकिस्तान। तो पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि हम बैटल थिएटर शिफ्ट कर सकते हैं, थिएटर ऑफ वॉर जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अफगानिस्तान, अगर हम यहाँ पे सक्सेसफुली अपना अफगानिस्तान में कंट्रोल रख पाए तो हमारा थिएटर ऑफ वॉर ही शिफ्ट हो जाएगा। जो लड़ाई अभी जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है वो लड़ाई फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लड़नी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो दिस इज द इंडिया स्टेक एंड इंडिया वांट्स मिनिमम प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान और मिनिमम कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी क्या है, सच्चाई ये है कि तालिबान इज नथिंग बट पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है। तो तालिबान के कंट्रोल में आना मतलब पाकिस्तान के कंट्रोल में आना। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि पाकिस्तान क्या चाहता है यहाँ पे, द पाकिस्तान पॉलिसी इज द टू अचीव स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही है कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वहाँ पे ना हो, नो इंडियन प्रेजेंस, है ना, नो इंडियन प्रेजेंस, दैट इज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर देम, ठीक है। अगर पूरी तरह से ये क्या करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की पिक्चर से इंडिया को बाहर रखना चाहते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर दिस पाकिस्तान, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दे वांट इज टू कंट्रोल द अफगानिस्तान, टू कंट्रोल द अफगानिस्तान, दिस इज द सेकेंड एम। एंड अगर थर्ड हम बात करें कि पाकिस्तान क्यों ये सब चीज़ें चाहता है, बिकॉज आफ्टर द डिवीजन ऑफ 1971 तो उनको लगता है, पाकिस्तान को लगता है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ से लगने वाली जो ट्राइब है इनके पास जो है दैट इज़ पश्तून। तो पश्तून जो है कहीं उधर अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट ना हो जाए और हमारी कंट्री का एक और डिवीजन ना हो जाए, या फिर पश्तून अलग से एक स्टेट की डिमांड नहीं करने लगे, नेशन की डिमांड नहीं करने लगे और वो अलग से एक नेशन ना बन जाए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अवॉइडिंग वन मोर डिवीजन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान का स्टैंड। अब पाकिस्तान जो है आप देखें अगर इस पिक्चर में तो आज की तारीख में न्यूक्लियर वॉर करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज सभी के पास न्यूक्लियर है तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डैमेज होगा। तो द बिग पावर्स लाइक जो ग्लोबल पावर्स हैं लाइक US, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन प्रॉक्सी वॉर, मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर में ही चल रहे हैं। और प्रॉक्सी वॉर के लिए आपको चाहिए क्या, टेररिस्ट, है ना, मिलिशियाज। तो पाकिस्तान इज़ द फैक्ट्री ऑफ दिस मिलिशिया। तो हमने देखा कि US हैड गॉट दीज मिलिशियाज इन द नेम ऑफ मुजाहिदीन, पाकिस्तान ने ही वो सप्लाई किए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें रशिया, तो रशिया जो डिस्टर्ब था उनका चेचन्या एंड दागिस्तान, वहाँ पे भी यही तालिबानी मिलिशिया थे। तो दैट ऑल्सो बिलोंग टू दिस पाकिस्तान ओनली। अब अगर हम बात करें कि ये जो उइगुर प्रोविंस था यहाँ पे भी यही लोग थे। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द रीजन, है ना, और प्रॉक्सी वॉर में इनके पास महारत हासिल है। दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग देयर टेररिस्ट इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी वॉर। अगर कोई देश आपके सामने आता है तो दैट इज पाकिस्तान।
तो यूएस जैसे जब ग्लोबल पावर्स हैं वो भी प्रॉक्सी वॉर में इंडल्ज हैं, तो यानी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर के लिए आपको जो मैन पावर जो मिलेगी वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली यूएसए बट ऑल्सो फॉर चाइना बट एंड ऑल्सो फॉर रशिया। रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के साथ सही समझौता नहीं हुआ तो तालिबान जो है वो उसके चेचन्या एंड दागिस्तान रीजन को भी प्रभावित करेगा, राइट। तो इसीलिए पाकिस्तान हो रहा है इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अदर प्लेयर्स की, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि ईरान को कंटेन करें, और ईरान को कंटेन करने के लिए उनके पास भी क्या होने चाहिए, दिस प्रॉक्सी वॉर का ही मेथड बचता है। तो प्रॉक्सी वॉर के लिए वो भी किसके पास आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास। ईरान खुद चाहता है कि वो सुन्नी जो उसके वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है उसको कंटेन करे, उसके लिए ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के पास। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट द इंडिया हु इज विच इज़ आइसोलेटिंग द पाकिस्तान, इट इज़ द पाकिस्तान एक्चुअली जो एक तरह से बीच में रीजनल मतलब पावर बना हुआ है। इसके पास प्रॉक्सी वार नाम का जो सबसे खतरनाक हथियार है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सभी लोग जो है पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहे हैं एंड दैट मेक्स द कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल। ओके, बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए खतरनाक हो जाता है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है या आ जाएगा तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होने वाला है, नॉट ओनली इन द अफगानिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जो अटैक अभी पीओके से होते हैं वो फिर अगर अफगानिस्तान से होने लगे तो हम तो वहाँ पे जा भी नहीं पाएंगे उनको कंटेन करने के लिए। तो दैट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन फॉर इंडिया। इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर अफगानिस्तान इट इज़ द इंडिया विच इज़ गोइंग टू सफ़र इन दिस अफगान बैटल, है ना। या फिर यूएस की जो विड्रॉल है फोर्सेज की, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आफ्टर अफगानिस्तान इंडिया पे ही पड़ने वाला है। तो हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही स्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें क्या है, तो हम एक्चुअली सॉफ्ट पावर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया वहाँ पे सॉफ्ट पावर के रूप में जा रहा है और हार्ड पावर हम नहीं दिखा रहे। मतलब हमारी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे। हमारे मिलिट्री फुटप्रिंट्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान होने नहीं देना चाहता। इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस अगर अफगानिस्तान में होगी तो ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहेगा। तो इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट फॉर पाकिस्तान, है ना। वो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है दैट इज़ सॉफ्ट पॉलिसी, हार्ड पॉलिसी हमारी है नहीं। और हम जो है प्रोएक्टिव नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, या फिर हम यूँ कहें कि जो फॉरेन पॉलिसी हमारी नी एंड जर्क रेस्पॉन्स से चलती है। अगर हमें दिखेगा कि भाई अब इंडिया पे अटैक होना स्टार्ट हो गए हैं अफगानिस्तान से, तो शायद हम कुछ करें। अभी हम नहीं करते हैं बिकॉज वी आर नॉट प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू आवर फॉरेन पॉलिसी। और वी कैन से एक और बोला जाता है कि इंडियाज दिस फॉरेन पॉलिसी सफर्स विद दिस पानीपत सिंड्रोम। पानीपत सिंड्रोम, पानीपत सिंड्रोम क्या था कि पानीपत में जब तक हमारे गौरी आ नहीं गए थे तब तक पृथ्वीराज चौहान आराम से बैठे थे। जब वो आ गए तब हमें पता चला ओहो पानीपत में भी दिक्कत हो गई है। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इसलिए कहा जाता है कि सफर्स विद दिस पानीपत सिंड्रोम। तो हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी ना होने के कारण हम थोड़ा सा अभी बैकफुट पे हैं। अब अगर बात करें कि व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू तालिबान, तालिबान से हमें बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर देखें हम क्यों नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि हमारी जो पॉलिसी रही है अब तक हमेशा से, वी हैव ऑलवेज आर स्टैक विद हमारी जो पॉलिसी रही वो रही कि अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड एंड अफगानिस्तान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है। तो अगर हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है, ये तो तालिबान हुआ। तो हमारा जो स्टैंड है वो चेंज हो जाएगा। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वही चेंज हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें कि तालिबान से क्यों बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज तालिबान इज प्रो पाकिस्तान एंड दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर इंडिया। मतलब इंडिया का वहाँ पे स्टेक बना रहेगा, दैट इज़ नॉट श्योर। हम इसके बारे में श्योर नहीं है, ये दूसरा हमारे पास चैलेंज है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हमेशा से हमारा सहयोग रहा है। तो तालिबान जो है हमेशा अगेंस्ट द गवर्नमेंट लड़ा है, तो हम हमेशा से गवर्नमेंट के साथ थे। तो दैट ऑल्सो
कम्स इन अपोजिशन टू इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ ये नहीं देगा, ये फॉर श्योर है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमारे वहाँ पे बहुत सारे स्टेक हैं व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट, मे बी इट इज़ द डैम, सलमा डैम, है ना, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, गाजी हक माइंस है, सेल पावर प्लांट है हमारे, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। तो अगर उन सबको बचाना है तो हमें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अब तालिबान है एंड इट इज़ द रियलिटी, और वो यूएसए, चाइना, रशिया सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। दोहा डील ही अपने आप में बताती है कि तालिबान जो है वो इज़ द नो रियलिटी नाउ इट इज़। तो हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी, नो मैटर कि वो किसके सपोर्ट में है, किसके में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि जो हमारे और रीजनल पावर्स हो सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि हम कैसे खुद की सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे स्टेक्स को बचाना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया का ओवरऑल स्टैंड क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या हमारे पास हमारा मेन हथियार हो सकता है, तो दैट इज़ द मिलिट्री फुटप्रिंट। हमें हमारी मिलिट्री अफ़गानिस्तान में पहुँचानी होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आज नहीं तो कल तालिबान आ जाएगा, और जब वो तालिबान आ जाएगा तो इंडिया के जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे बहुत टारगेटेड अटैक्स होंगे, एंड दैट इज़ द रियलिटी, हार्श रियलिटी। सेकेंडली, अगर हमारी मिलिट्री वहाँ पे नहीं रही तो अफ़गानिस्तान के वहाँ से हमारे जम्मू एंड कश्मीर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी दिक्कत में आ सकती है, राइट। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन कि हमें वहाँ पे हमारी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए। सेकेंडली, वी शुड ऑल्सो सर्च फॉर द अल्टरनेटिव्स टू कनेक्ट विद द सेंट्रल एशिया, हमें दूसरे सेंट्रल एशिया में जाने के रास्ते निकालने होंगे। एंड द थर्ड, वी शुड ऑल्सो टॉक टू द रीजनल पावर्स, इवन इफ इट इज़ द चाइना, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, हमें उन सबसे भी बात करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा इंडिया एंड तालिबान, और हमने देखा अफ़गानिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है, तालिबान का राइज़ है इन डिटेल। तो आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।